Hello everyone. After the discussion of WBC types, we are going to discuss the functions of white blood cells. किसी हेल्दी बॉडी के अंदर WBC जो हैं, स्पेशली अगर मैं लिम्फोसाइट्स की बात करूं, दैट कैन लिव फॉर द सेवरल मंथ्स और ईयर, बट मोस्ट लिव ओनली फ्यू डेज. एंड अगर इन्फेक्शन के टाइम की बात करें तो जो ये WBC हैं, ये तो कुछ आवर्स ही जिंदा रहती हैं. WBC का नंबर अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ एक डायग्राम के साथ. एक्चुअली जैसे हमारी स्किन है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारी बॉडी के बैरियर हैं. बैरियर का मतलब ये हमारी बॉडी की लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि हमें प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स और अगेंस्ट द डिजीजेस. लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो बॉडी के अंदर डीप में आ जाते हैं. माइक्रोब्स एक्चुअली दे इन्वेड डीपर टिश्यूज़ और डिजीजेस कॉज करते हैं. अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं तो जनरल फंक्शन WBC जो है उसका है टू कम्बैट दैम बाय फैगोसाइटाइज और इम्यून रिस्पॉन्स. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए WBC जो है, अब आपके सामने दिस इज़ अ ब्लड वेसल. ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल है. अब इस ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स भी दिखाई दे रही हैं और WBC भी दिखाई दे रहे हैं. ब्लड वेसल के बाद यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज़ ब्लड कैपिलरी. तो हो क्या रहा है कि जैसे ही बॉडी के अंदर इनको लगता है, सपोज जैसे इसे लगता है यहाँ पर WBC को कि माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, लाइक दिस इज़ द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर इन्वेड कर चुका है, एंटर हो चुका है. अब यहाँ से WBC जो है दे वर नॉर्मली गोइंग. अभी ब्लड वेसल्स के अंदर जो WBC जा रही थी, जैसे ही बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन का इनको एक इंटीमेशन मिलता है तो हमारी बॉडी की जो ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब कि हमारी बॉडी की WBC हैं, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये जो है न्यूट्रोफिल्स एंड देन मोनोसाइट, दे लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर इनटू द कनेक्टिव टिश्यू वेयर द माइक्रोब्स आर एक्चुअली प्रेजेंट, जहाँ पर माइक्रोब ने इन्वेड किया है. तो ऐसी कंडीशन में एज यू कैन सी द सेल्स ऑफ, जैसे कि ये न्यूट्रोफिल हैं, ये न्यूट्रोफिल्स दे आर लीविंग द ब्लड वेसल. तो दिस इज बेसिकली व्हेन WBC लीव द ब्लड स्ट्रीम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिग्रेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमिग्रेशन. लेकिन इस एमिग्रेशन के लिए आई एम हैविंग अ प्रॉपर वर्ड दैट इज कॉल्ड डायपेडेसिस. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट DIAPEDESIS, डायपेडेसिस. डायपेडेसिस, और यू कैन से जब WBC ब्लड स्ट्रीम को जिस प्रोसेस के दौरान रिलीज़ करती हैं, जब ये एमिग्रेट करती हैं और ये बाहर आ जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू में. अब मोस्टली जो है यहाँ पर मैंने आपको जो न्यूट्रोफिल दिखाई है, एक्चुअली क्या है, जब भी बॉडी के अंदर किसी न किसी तरह का इंटीमेशन आता है कि माइक्रोब्स की एंट्री हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो अंदर ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन एंडोथीलियल सेल्स पर कुछ स्टिकी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. आप उन्हें एडिशन मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिकली एडिशन मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पर डिस्प्ले करती हैं. ये एडिशन मॉलिक्यूल जो हैं ये न्यूट्रोफिल को रोक लेते हैं. न्यूट्रोफिल तो यहाँ से जा रही थी, इन्होंने क्या किया, जैसे ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ऐसे में एडिशन मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने कहा एंडोथेलियल सेल्स पे जो एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन्हें हम नाम देते हैं, वी कॉल देम सेलेक्टेंट्स. सेलेक्टेंट्स, ये सेलेक्टेंट मॉलिक्यूल दे अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. इसी के रिस्पॉन्स में सेलेक्टेंट्स के साथ न्यूट्रोफिल सेल्स अटैच हो जाती हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेशल सब्सटेंस ऑन देम ऑल्सो. दीज सब्सटेंस आर नेम्ड एज इंटीग्रेंस. तो इनकी सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल आ गए? इंटीग्रेंस. तो ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इंटीग्रेंस. ये इंटीग्रेंस जो हैं दे आर ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड सेलेक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे. न्यूट्रोफिल यहाँ पर रुक जाएगी और न्यूट्रोफिल जो है डायपेडेसिस प्रोसेस से बाहर चली जाएगी बिकॉज देयर इज स्मॉल गैप्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स. और वैसे भी इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के दौरान जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी बहुत स्वेल हो जाती हैं, जिससे कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट ये बाहर चले जाएंगे. WBC जो है, न्यूट्रोफिल जो हैं, उनके अंदर WBC में से न्यूट्रोफिल जो है दे रिस्पॉन्ड मोस्ट क्विकली टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय बैक्टीरिया.
अब ये बाहर जाकर इस पैथोजन को एंगल्फ करेंगे और किस तरह से करेंगे वो हम इम्यून सिस्टम में करते हैं। एक्चुअली आपने सुना भी होगा, पैथोजन जो है फेगोसाइटाइज से न्यूट्रोफिल अंदर ले लेती हैं और न्यूट्रोफिल के अंदर लेने के बाद साथ ही में यहाँ पर एक और सेल जो है, जो कि मैंने यहाँ दिखाई नहीं है बट दैट ऑल्सो कम आउट, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसाइट। और यहाँ पर जो मोनोसाइट बाहर आती है, मोनोसाइट तो आप उसे अंदर कहते हैं, जब ये सेल बाहर आ जाती है वी स्टार्ट कॉलिंग इट मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस मतलब दे आर बिग ईटर सेल, दे ऑल्सो इंगल्फ दोज बैक्टीरिया जो यहाँ पर आए हैं, इन बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं। ये बैक्टीरिया जिस तरह से न्यूट्रोफिल भी अंदर ले रही हैं, तो दोनों जो सेल हैं न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाजेस बोथ आर एक्टिव इन फेगोसाइटोसिस, तो इन्हें हम फेगोसाइटिक सेल कहते हैं। और इस तरह का जो मूवमेंट है अक्सर जो बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सेज होते हैं तब हमें देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाजेस की। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो हैं दे ऑल्सो लीव द कैपिलरीज एंड दे ऑल्सो एंटर इनटू द टिश्यू फ्लूइड। Basically, they release enzymes such as histaminase that combat the effect of histamine and other substance जो कि involve होते हैं inflammation during allergic reaction। इओसिनोफिल जो है वो फेगोसिटाइज कर लेती हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन पैरासिटिक वॉर्म्स ऑल्सो। अगर बॉडी के अंदर हाई इओसिनोफिलिक काउंट है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशन या पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो हैं वो उसको इंडिकेट करता है। इन्फ्लेमेशन की साइड पर बेसोफिल जो हैं वो भी कैपिलरीज को लीव करती हैं और टिश्यू फ्लूइड में एंटर कर जाती हैं और ये जो हैं रिलीज़ करते हैं ग्रेन्यूल्स लाइक हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये जो सब्सटेंस बेसोफिल रिलीज कर रही हैं दोज इंटेंसिफाई द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड इन्वॉल्व इन द हाइपर सेंसिटिव मतलब कि एलर्जी रिएक्शन में। बेसोफिल्स जो हैं दे आर सिमिलर इन फंक्शन टू मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रेजेंट है और ये मास्ट सेल के फंक्शंस में सिमिलर हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बेसोफिल्स जो हैं बेसोफिल्स मास्ट सेल्स की तरह ही वो सब्सटेंस रिलीज करती हैं दैट इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन, इंक्लूडिंग यू कैन से हेपारिन, हिस्टामिन, प्रोटीएजेस भी रिलीज करते हैं। और हमारी बॉडी में जैसे कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें मास्ट सेल्स जो हैं वो वाइडली डिस्पर्स्ड हैं। After these granulocytes, we come on the monocytes and lymphocytes. Monocytes की हम बात कर ही चुके हैं कि न्यूट्रोफिल की तरह बाहर आ जाती हैं। lymphocytes are the major soldiers जो हमारे lymphatic system में हैं और ये जो मोस्ट lymphocytes जो हैं they actually continually move among the lymphoid tissues, lymph और blood में। ये जो lymphocytes हैं लाइक बी lymphocyte एंड टी lymphocytes इनके बारे में डिटेल बात हम जब इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी 12th का चैप्टर करेंगे तब उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी बी सेल्स जो हैं दे आर particularly effective in destroying bacteria and inactivating their toxins। टी सेल्स जो हैं वो वायरस पे, फंजाई पे, ट्रांसप्लांटेड सेल्स पे, कैंसर सेल्स पे और सम बैक्टीरिया जो है उन पर अटैक करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एलर्जी, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। प्लीज़ डू राइट दीज पॉइंट्स। रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स ये उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपको याद होगा हमने नेचुरल किलर सेल्स की भी बात की थी जब हमने हीमोपोइसिस का फॉर्मेशन किया था। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स का। तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे अटैक वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब एंड सर्टन स्पॉन्टेनियसली अराइजिंग ट्यूमर सेल्स पर ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। ट्यूमर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करती हैं। कौन? वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल किलर सेल्स। अब बात करें जैसे कि हमने यहाँ पर मोनोसाइट्स नहीं दिखाई हैं, ये तो न्यूट्रोफिल्स हैं, लेकिन मोनोसाइट्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल से बाद में बाहर आती हैं। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, बट जब वो आती हैं तो वो ज़्यादा काम करती हैं। मोनोसाइट मैक्रोफाजेस है ना, साइज़ में बड़ी हैं और नाम भी बड़ा है। तो जब ये अराइव होती हैं, यहाँ पर पहुँचती हैं, तो मोनोसाइट एनलार्ज हो जाती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस। हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैक्रोफाजेस दो तरह की होती हैं, वन इज़ फिक्स्ड एंड द सेकेंड इज़ वॉन्डरिंग मैक्रोफाजेस। Now the turn of these two terms which are actually important regarding leukocytes जो हैं, तो the one term is leukocytosis। Leukocytosis increase in the number of WBC। WBC का नंबर ज़्यादा हो जाना,
10,000 पर माइक्रोलीटर, ठीक है। दैट एक्चुअली ये एक नॉर्मल वैल्यू है, ये जो मैंने लिखा है, लेकिन WBC का अमाउंट इससे भी ज़्यादा हो जाना, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेस, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंटर कर जाए या किसी भी तरह की सर्जरी के टाइम ये हो सकता है। और अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ WBC, मतलब कि 5,000 पर माइक्रोलीटर से भी अगर कम हो जाए, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। ये जो ल्यूकोपेनिया है, दिस कंडीशन इज़ नॉट गुड। एक्चुअली ये हो सकता है किसी भी तरह की रेडिएशन बॉडी में आ रही हो, किसी भी तरह का शॉक, जैसे कि केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती हैं, उस टाइम बॉडी में ये कंडीशन हो सकती है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ WBC। अब आगे के लेक्चर में हम प्लेटलेट के बारे में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।